डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं कोर्स हिंदी मेजर के पेपर हिंदी कहानियां के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य का परिचयात्मक इतिहास, जिसका कोड है HND MJ 101, जिसे लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थी मित्रों, यह इकाई 2 है, हिंदी कहानियाँ के अंतर्गत, पेपर के अंतर्गत इकाई 2 है, जिसका अध्ययन हम यहाँ करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे पूर्व हम 3 भाग इसके पढ़ चुके हैं और आज हम चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग और दूसरे भाग और तीसरे भाग में हिंदी गद्य साहित्य के परिचयात्मक इतिहास से संबंधित हमने कौन कौन से अध्ययन किए हैं, उसको मैं थोड़ा सा बताते हुए, संक्षिप्त परिचय देते हुए, फिर आज हम भाग 4 में बात करेंगे। भाग 1 में हमने बात की थी उद्देश्य पे, प्रस्तावना पे, और उसके बाद भाग 2 में हमने बात की थी कि जो 19वीं शताब्दी के हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का जो योगदान था, फोर्ट विलियम कॉलेज का जो योगदान था, उस पर हमने बातचीत की थी। इकाई 3 में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय प्राप्त किया था और हिंदी साहित्य में उनके महनीय योगदान को समझा था। आज हम बात करेंगे भाग 4 में द्विवेदी युग का, कि जो पल्लवन हिंदी साहित्य का, गद्य साहित्य का, हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य का जो पल्लवन या जो अंकुरण भारतेंदु युग में हुआ था, वह द्विवेदी युग में कैसे पल्लवित होता है और आगे कैसे बढ़ता है की रूपरेखा जानेंगे। आइए विद्यार्थी मित्रों, हम भाग 4 में द्विवेदी युग को समझते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का परिचयात्मक इतिहास, भाग 4। भाग 1 में उद्देश्य, प्रस्तावना, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, 19वीं सदी के आरंभ में हिंदी गद्य भाषा और साहित्य का विकास, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की गई थी। भाग 2 में ईसाई मिशनरियों, प्रेस, पत्रिकाओं की बातचीत की गई थी। समाज सुधार आंदोलन, पत्र पत्रिकाओं की बातचीत हुई थी। भाग 3 में आधुनिक गद्य साहित्य का अंकुरण जो है भारतेंदु युग में जो हुआ था, उस पर हमने विस्तृत बातचीत की थी। भाग 4 में, आज इस भाग 4 में हम आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का पल्लवन द्विवेदी युग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व भाग 4 में द्विवेदी युग को हम पढ़ें, इससे पूर्व भाग 3 में हमने क्या पढ़ा था, उसका संक्षिप्त परिचय मैं आप विद्यार्थी मित्रों को देना चाहूँगा। हमने भाग 3 में इसके बारे में, आधुनिक गद्य साहित्य के अंकुरण के बारे में बातचीत किया था कि भारतेंदु युग इसमें कैसे मील का पत्थर साबित होते हैं और उनका कितना बड़ा योगदान था आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में। उनके जन्म के बारे में हमने जाना था, उनकी जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने नाटक लिखे, जो नाटक अनुवाद किए, उसके बारे में हमने बातचीत किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो मंचन किया था, लक्ष्मण की भूमिका जो निभाए थे, विद्या सुंदर नाट्य युग नाम दिया गया। उनके प्रमुख जो नाटक हैं, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा पर हमने बातचीत की थी। नील देवी, अंधेर नगरी नाटक, दुर्लभ बंधु, मुद्रा राक्षस, कश्मीर कुसुम, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। फिर सन 1968 ईस्वी में कविवचन सुधा का मासिक प्रकाशन आरंभ हुआ, उस पर हमने बातचीत की थी, जो पत्र पत्रिकाओं की बातचीत थी। भारतेंदु मंडल की बात हमने की थी कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन लोग आते थे। ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी। इन्होंने जो जो नाटक लिखे थे, उन नाटकों पर हमने बातचीत की थी। जिन जिन पत्रिकाओं में इनके नाटक प्रकाशित हुए हैं, उन पत्रिकाओं की भी बातचीत हुई थी।
सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से हिंदी साहित्य फिर एक नया करवट लेता है। आम मोटे तौर पर भारतीय युग की समय सीमा यहीं पर समाप्त होती है। मित्रों, यहाँ लिखा हुआ है सन 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक माना गया है भारतीय युग, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह कोई 1900 ईस्वी तो उसका मानक दुरुस्त बैठता है, लेकिन 1868 जरूरी नहीं है कि 1868 ही हो, कहीं कहीं हमें 1857 ईस्वी भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आज भाग 4 में हिंदी गद्य साहित्य का परिचयात्मक इतिहास के भाग 4 में आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का पल्लवन। मित्रों, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंकुरण जो है, तो अंकुरण हम जैसा कि जानते हैं कि कोई चीज़ जब अंकुरित होती है, पहले विकास होने से पहले उसका वो एक बिंदु होगा जहाँ से वह अंकुरित होगी, वह हिंदी गद्य साहित्य। यहाँ बार बार मैं गद्य साहित्य का नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि आप भ्रमित न हो कि मैं साहित्य की बात कर रहा हूँ कि गद्य साहित्य की। गद्य साहित्य और हिंदी साहित्य की में कंफ्यूज ना हो आप, भ्रमित ना हो, इसलिए मैं यहाँ गद्य की बात बार बार कर रहा हूँ। हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में गद्य साहित्य की बात कर रहे हैं। और गद्य साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से शुरू होता है। उससे पहले लिखा जाने लगा था, लेकिन पूर्ण रूप से हमें भारतेंदु युग में उसको देखने को मिलता है। फिर आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का पल्लवन होता है द्विवेदी युग में, यानी कोई चीज जब पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, उसके विकास कई शाखाओं में बढ़ने लगते हैं, तो हम उसको पल्लवन कहते हैं। इसीलिए भारतेंदु युग अंकुरण है हिंदी गद्य साहित्य का, तो द्विवेदी युग पल्लवन है हिंदी गद्य साहित्य का। और यह ध्यान रखिएगा कि यह द्विवेदी जी हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में विद्यार्थी प्रायः भ्रमित हो जाते हैं। यह भ्रम न हो, इसलिए अच्छे से जान लीजिए कि यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनका जन्म 15 मई 1864 ईस्वी में दौलतपुर गांव, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हम आज महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानेंगे, उनके रचनाओं के बारे में जानेंगे और द्विवेदी युग के बाद की जो बाद के रचना है उनके बारे में जानेंगे। आधुनिक युग को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता, न कविता, साठोत्तरी कविता, नई कविता, समकालीन कविता आदि कई नामों से में विभक्त किया गया है। इसी में से एक है द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग इसका पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में जिसका उल्लेख किया है। सन 1933 ईस्वी से सन 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही थे। जनवरी सन 1900 ईस्वी को काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक मंडल के सहयोग से इंडियन प्रेस में प्रयाग से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। इसी समय को द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है, जो सन 1920 ईस्वी तक, यानी जब तक सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, तब तक के समय को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग की चिंता हिंदी का गद्य खड़ा करने की ज्यादा थी। भाषा पर समुचित ध्यान भारतेंदु युग में नहीं दिया गया, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा पर बहुत विशेष ध्यान दिया। एक भी रचना, सरस्वती पत्रिका में कोई भी रचना तब तक नहीं छपती थी जब तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अपनी नज़रों से उसे देख न ले, उसकी जांच न कर ले, और उसके बाद ही वह छपने को जाती थी। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भाषा परिमार्जित होने लगी, भाषा का रूप बदलने लगा, भाषा में जो भाषाई त्रुटियां हैं वह धीरे धीरे कम होने लगी। भारतेंदु युग नाट्य युग के रूप में जाना जाता है, यानी कहानी, उपन्यास, अन्य विधाएं कम लिखी गईं, जबकि द्विवेदी युग में कहानी, उपन्यास में विशेष अभिरुचि देखने को मिली। हालांकि नाटक कोई खास नहीं लिखे गए, लेकिन कहानी और उपन्यास महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में अधिक लिखे गए। साथ ही कहानी, निबंध, आलोचना आदि विधाएं जिनके बीज भारतेंदु युग में पड़ गए थे, अब अधिक परिपक्व रूप में सामने आने लगे।
इस युग के उपन्यासकारों में बाबू देवकीनंदन खत्री प्रमुख हैं, जिनके तिलिस्म और अय्यारी की आश्चर्यजनक घटनाओं से भरे उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ बहुत प्रसिद्ध हुए। खत्री जी के इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए जो लोग देवनागरी लिपि से परिचित नहीं थे या पढ़ना नहीं जानते थे, उन लोगों ने भी देवनागरी लिपि सीखी कि हम चंद्रकांता पढ़ सकें। चंद्रकांता पे सीरियल भी बना है, जिसकी लोकप्रियता उस समय बहुत ऊंचे स्तर पर थी। दूसरे खूब लिखने वाले उपन्यासकार पंडित किशोरी लाल गोस्वामी हुए, जिन्होंने अपने उपन्यास नियमित रूप से प्रकाशित करने की गरज से उपन्यास नामक एक पत्रिका का ही संपादन कर डाला, जिसमें उनके सामाजिक विषयों से संबंधित छोटे बड़े मिलाकर कुल 65 उपन्यास छपते हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ पंडित किशोरी लाल गोस्वामी के त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी, लवंगलता व आदर्श बाला, सुल्तान रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, मीराबाई व बेहाई का बोरका, इंदुमती व वन विहंगिनी आदि उनकी उपन्यास हैं, जिनमें अय्यारी भरी पड़ी है। जासूसी उपन्यास हैं ये। और एक खास बात, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का जितनी भी उपन्यास लिखे गए हैं, अधिकतर में वाह अवश्य आता है। अगर किसी, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है जिसका उत्तर लिखना है और उसमें यह प्रश्न पूछ दिया गया है कि चंद्रावली वाह कुलता कुतूहल, तो यह मान के चलिए कि यह पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी का ही लिखा होगा, क्योंकि उसमें वाह का प्रयोग इन्होंने ही किया है। बाकी अन्य किसी रचनाकार के शीर्षक में, उपन्यासों के शीर्षक में इस तरह का प्रयोग देखने को नहीं मिलता। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का पल्लवन द्विवेदी युग में प्रसिद्ध कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के 2 चर्चित उपन्यास हैं, एक ठेठ हिंदी का ठाठ और एक अधखिला फूल। एक अन्य उपन्यासकार बाबू गोपाल राम गहमरी का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने बांग्ला भाषा से बहुत सारे उपन्यासों का अनुवाद हिंदी भाषा में किया। इसके लिए उन्होंने सन 1900 ईस्वी से जासूस पत्रिका का प्रकाशन ही किया। यह पत्रिका 38 वर्षों तक प्रकाशित होती रही और गहमरी जी ने लगभग 200 उपन्यास इसके लिए लिखे। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बाबू गोपाल राम गहमरी, गहमर यह कोई टाइटल नहीं है या कोई जाति सूचक नहीं है। गहमरी गहमर से बना है। गहमर एक गांव है जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इस गांव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह भारत का ही सबसे बड़ा गांव नहीं है, बल्कि एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा गांव है। यह गांव इतना बड़ा है कि लगभग यहाँ की जनसंख्या 2 लाख है और इस जनसंख्या के बीच लगभग 10,000 लोग भारतीय मिलिट्री के फौज में भर्ती हैं, साथ ही 14,000 लोग भूतपूर्व सैनिक जो यहाँ निवास करते हैं। यह गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और इसी गांव के गोपाल राम जी की माता जी यहीं की थीं, इसीलिए वह अपने नाम में गोपाल राम गहमरी लगाते हैं। यह आपको जानना चाहिए। इनके लिखे उपन्यासों में अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, डबल जासूस, सरकटी लाश, भयंकर चोरी, खूनी की खोज तथा गुप्त भेद आदि प्रमुख हैं। गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की चित्रांगदा काव्य का भी पहली बार हिंदी अनुवाद गहमरी जी द्वारा ही किया गया। गहमरी जी को हिंदी का कानन डायल कहा गया। यह कानन डायल कौन है? कानन डायल सर आर्थर कानन डायल, यह स्कॉटिश चिकित्सक और लेखक थे, जो मुख्य रूप से अपने जासूसी उपन्यास अ स्टडी इन स्कारलेट के चरित्र शर्लक होम्स के लिए जाने जाते हैं। शर्लक होम्स एक काल्पनिक पात्र है जिसका इन्होंने खोज करते हैं और उसी नाम पर यह अ स्टडी इन स्कारलेट नाम से छोटे छोटे कहानियां लिखते हैं। बाद में यही उपन्यास का रूप धारण करता है।
वे विज्ञान, कल्पना, ऐतिहासिक उपन्यास, नाटक और अन्य कल्पना साहित्य के विपुल लेखक थे कानन डायल। और उन्हीं के स्तर का लेखन गोपाल राम गहमरी जी का भी था, इसीलिए उनको भारत का कानन डायल कहा जाता है। शर्लक होम्स पे हॉलीवुड में अभी तक संभवतः 3 या 4 फिल्में बन चुकी हैं, जो अपने पात्र शर्लक होम्स की जासूसी को लेकर बहुत उम्दा रही हैं और बहुत नाम कमाया है। यह भी आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ इसका उल्लेख किया है। खास करके हिंदी कहानियों की परंपरा का आरंभ भी इसी युग में होता है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में। सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। हिंदी की पहली लेखिका माने जाने वाली राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला के नाम से लिखती थीं। उनकी कहानी दुलाई वाली सन 1907 में इसी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकारों के रूप में प्रतिष्ठित होने वाले कई कहानी लेखकों जैसे जयशंकर प्रसाद, जिनकी ग्राम रचना पंडित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन 1913 ईस्वी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था 1915 ईस्वी तथा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और हिंदी कहानी के सबसे चर्चित, सबसे प्रसिद्ध प्रेमचंद जी भी ने इसी समय अपना लेखन आरंभ किया। निबंध और समालोचना के क्षेत्र में भी उच्च कोटि का गंभीर लेखन इस युग में खासा हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र के निबंध और समालोचनाएं आज भी पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन आगे बढ़ा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जो अंकुरण भारतेंदु काल में हुआ था, वह द्विवेदी युग में गद्य की विविध विधाओं के रूप में पल्लवित होकर वैविध्यपूर्ण, हरे भरे विशाल वृक्ष के होने की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करने लगा। द्विवेदी युग के बाद, जिसको मैं कह रहा था कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, द्विवेदी छायावाद युग, द्विवेदी युग तक आधुनिक हिंदी भाषा के परिमार्जन और उसे साहित्य के अनुकूल तैयार करने का कार्य बखूबी हो चुका था। विशाल हिंदी क्षेत्र में हिंदी के पाठक वर्ग का धीरे धीरे विस्तार हो रहा था। सन 1918 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग स्थापित होने के साथ ही उच्च शिक्षा में भी हिंदी का प्रवेश हो गया था। अब हिंदी पुस्तकों की मांग बढ़ रही थी। यह वह समय था जब हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा में विपुल लेखन आरंभ हो चुका था। यह अध्याय इकाई 2 हिंदी गद्य साहित्य का परिचयात्मक इतिहास यहाँ पूर्ण होता है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 4 भागों में मिलाकर आज यह इकाई यहाँ पूर्ण होती है। मिलते हैं अगली इकाई में, इकाई 3 को लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।